नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सास के मरते ही जब बहू बेटे ने उनकी तिजोरी खोली तो उसमें ऐसा क्या निकला कि सारे बेटे बहू की। रंजना जी के बेटे और बहू हॉल में बैठे गर्म दूध जलेबी खाने के साथ साथ बड़े सी टीवी पर मूवी देख रहे थे और उधर रंजना जी पसीने से लथपथ रसोई का काम समेटने में लगी थी और साथ ही जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। काम करते करते उनके कमर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने फटाफट काम खत्म किया और हॉल में पड़े सोफे पर अपने बेटे बहू के पास बैठने ही वाली थी कि बड़ी बहू एकदम से गुस्से में बोली, माँ जी, अकल बची है बुढ़ापे में या नहीं? आपके सारे कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं और ऊपर से इनमें से बदबू आ रही है। थोड़ा दूर बैठो। आपसे इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ बैठना दुश्वार हो रहा है। सुबह शाम तो घर में थोड़ी देर साथ होते हैं, उसमें भी आप 2 घड़ी चैन से बैठने नहीं देती। कितनी बार कहा है, काम करने के बाद सीधा अपने कमरे में चली जाया करो। रंजना जी का बेटा एकदम से आंखें निकालता हुआ बोला। रंजना जी ना माँ से बोली, बेटा, पूरे दिन तुम सब घर से बाहर रहते हो, 2 घड़ी तुम्हें बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। शाम को तुम सबका हालचाल पूछ लेती हूँ तो थोड़ी चिंता कम हो जाती है। माँ, हम सब अब बच्चे नहीं रहे, अब हमारी पत्नी है हमारा ख्याल रखने के लिए। जितना आपसे कहा जाया करे उतना किया करो, समझी आप? और नहीं तो अपने कमरे में पड़ी रहा करो। यह मनुष्य शक्ल लेकर बार बार हमारे सामने आने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर बेटे बहू अपने अपने कमरे में चले गए। अपने बेटे बहू की बात सुनकर रंजना जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज बच्चों को अपनी माँ के कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन इसी बदनसीब माँ को तो कभी इनकी पॉटी सूसू साफ करने में बदबू नहीं आई। लेकिन आज बेटे बड़े अफसर क्या बन गए, उन्हें अपनी माँ के पास बैठने में बदबू आती है। सोचते सोचते रंजना जी अपने आंचल में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी और रंजना जी का मन पुरानी बातें सोचने लगा। रंजना जी के पति रण सिंह जी बड़े बैंक अधिकारी थे। 3 बेटे और 1 बेटे वाला भरा पूरा खुशहाल परिवार था। बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी व्यवसाय में लग गए। समय के साथ उनका विवाह भी हो गया और सबसे छोटी बेटी रह गई थी, क्योंकि वह अभी MBBS की पढ़ाई कर रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रण सिंह जी का रिटायरमेंट भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहा था। रण सिंह जी के रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, इसकी रूपरेखा भी बना ली गई। छोटे बेटे को रेडीमेड कपड़ों का शोरूम को अकेले संभालने में परेशान हो जाता। उसी में पिता से उसके शोरूम पर बैठने की गुजारिश की थी। पहले तो रण सिंह जी राजी नहीं थे कि जीवन भर तो हमने ऑफिस संभाला है, ये बिजनेस की मुझे समझ कहाँ है। लेकिन फिर रंजना जी के समझाने पर तैयार हो गई थी। नौकरी करते हुए जिम्मेदारियों के बोझ के कारण कभी भी अपनी पत्नी और बच्चों को घुमाने नहीं ले जा पाती थी, जबकि उनके साथी ऑफिसर हर तीसरी साल परिवार के साथ घूमने निकल जाते थे। पर इस बार उन्होंने भी पूरे परिवार के साथ यूरोप का प्रोग्राम बना लिया था। उनकी टिकट वगैरह भी बुकिंग हो चुकी थी। रण सिंह जी की फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। उनका पूरा परिवार मौजूद था। पार्टी में अपने कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए रण सिंह जी वहां मौजूद सभी लोगों को बोलते बोलते अचानक ही आगे की ओर झुके कि उनकी बेटी पापा कहकर उनकी तरफ दौड़ी, लेकिन जब तक वह गिर चुकी थी। बेटी तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। उसने जब उनकी नब्ज देखी तो वह मिली ही नहीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया तो वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था और परिवार के लोग
इस घटना से सख्ती में आ गए थे। तीनों बेटे किसी तरह अपने आप को संभालकर माँ और छोटी बहन को संभाल रहे थे। रंजना जी को रण सिंह जी बैंक के काम सीखने के लिए कहा करते रहते थे कि कैसे पैसे जमा करते हैं, कैसे निकालते हैं, सब सीख लो। लेकिन रंजना जी, हमेशा आप है ना, फिर मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, कहकर पल्ला झाड़ देती थी। अब कैसे क्या करें, वो तो पत्थर की मूरत बनकर रह गई थी। बैंक से फंड वगैरह मिला, वह सारा का सारा रण सिंह जी के खाते में ही जमा हो गया। उनके बैंक के कुछ कर्मचारी बहुत अच्छे थे, उन्होंने ही सारी प्रतिक्रियाएं पूरी की थी। रंजना जी को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। वह अपने आसपास की महिलाओं को फ्री में सिलाई सिखाती रहती थी। घर के एक बड़े से कमरे में कुछ मशीनें खरीदकर सिलाई सिखाती रहती, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अब गिरता जा रहा था, इसलिए सिलाई बंद कर दी थी। बेटी की भी शादी करवा दी गई। अब रंजना जी थोड़ा बहुत घर के काम ही कर लेती थी। बड़ा बेटा बहू दोनों नौकरी पर जाते थे, तो वह उनके घर को संभालती। उनकी बड़ी बहू उसी शहर में स्कूल की शिक्षिका थी। वह स्वभाव से बड़ी सख्त थी, उसे साफ सफाई बहुत पसंद थी। रविवार के दिन पूरे घर को अपनी देखरेख में रंजना जी से साफ सफाई करवाती थी। रंजना जी रोज सुबह 5 बजे उठती, बड़े बेटे के घर साफ करके रसोई में चाय बनाकर उनको देती, फिर जल्दी जल्दी उनके लिए नाश्ता तैयार कर देना होता था, फिर उनके बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजना। इसी तरह अपनी दिनचर्या पूरी करती। उसमें भी अगर छोटा या मंझला बेटा बहू कुछ काम बता दे तो उसकी भी चाकरी पूरी करती थी। आज जब रंजना जी घर का काम निपटा कर बैठी ही थी, तो उनकी पड़ोसन जानकी देवी उनसे चीनी मांगने आई। बहू के स्वभाव के कारण उन्हें उधार देने में डर लगता था, इसलिए वह बोली, देखो आपको कुछ भी मांगना हो तो बहू के सामने ही लेकर जाया करो। इतने में वो हाथ जोड़ते बोली, दीदी आज घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं और घर पर कोई भी नहीं है, मैं शाम को वापस कर दूंगी। जानकी जी लगभग नम आंखों से बोली, ठीक है, कहते हुए रंजना जी ने उसे एक प्याला भरकर चीनी दे दी। मगर ये उधारी रंजना जी पर भारी पड़ गई। जब स्कूल से कविता आई तो जार में चीनी उसे कम नजर आई। उसने रंजना जी से शक की नजरों से सवाल किया, तो उन्होंने डरते डरते सच्चाई बता दी। यह सुन तो वो और भी बिगड़ गई। ये मेरा घर है या दुकान है जो उधार लगाए रखती हो? बहू उसके घर गेस्ट आ गए थे। रंजना जी फिर धीरे से बोली, और भी तो पड़ोसी थे, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मेरे बिना किसी को घर के अंदर नहीं बुलाएंगी और ना ही कुछ उधार देंगी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? रंजना जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्हें कविता की हर हिदायत याद थी कि उसकी अनुपस्थिति में ना किसी के घर जाना है, ना ही किसी को बुलाना है। साथ ही किसी भी तरह का उधार भी उसकी अनुपस्थिति में नहीं देना था, क्योंकि इसके पीछे कविता को शक था कि कहीं ये बुढ़िया ही खुद तो नहीं खा लेती या दुकान से बदले में कुछ और तो खाने पीने की चीजें नहीं ले आती है। और भी बहुत कुछ। वो तो दूध, चाय, पत्ती सब कुछ स्कूल से आने के बाद सबको शक की निगाह से चेक करती थी। अब तो ऐसे सख्त हिदायत पर वह कुछ कैसे करती। कभी कभी वह दूसरे बेटे के पास जाने का मन बनाती तो बड़ी को देख छोटी भी और सख्ती रखती थी, इसलिए बच्चों की देखरेख के बहाने ही बड़े बेटे के पास ही रह जाती थी कि यहाँ कम से कम उन्हें भूख की तो फिक्र ही नहीं थी। परंतु बहू का अपमान उन्हें तोड़कर रख देता था। कभी कभी तो बहू उन पर चोरी का भी इल्जाम लगा देती थी। तब उन्हें लगता था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। कितनी बुरी तरह से बहू उन्हें फटकार देती थी।
और आज तो बैठे बिठाए ही मुसीबत मोल ले ली। लेकिन यह कोई गलती नहीं हुई। अब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। आज वह अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। रात के 8 बज रहे थे। मोबाइल की घंटी बजी। कविता ने फ़ोन उठाया। सामने से उनकी छोटी बहन रिया का फ़ोन था। दीदी, मेरी ननद और नंदोई जी तुम्हारे घर पहुंचने वाले हैं। मेरी ननद का इंटरव्यू है, 10 बजे तक पहुंच जाएंगी। रिया की बात सुनकर वह बहुत खुश हुई। फिर रंजना जी से बोली कि नंदोई आ रहे हैं, 2-3 सब्जी बना दीजिए, साथ ही पूरी का आटा लगा दीजिए। रंजना जी बोली, बहू, अब पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे से अब और काम नहीं होता। पूरे दिन काम करते करते थक चुकी हूँ। अगर काम नहीं होता तो फिर हमारे घर पड़ी ही क्यों हो? दूसरे बेटे बहू भी तो हैं, वहाँ भी जा सकती हैं। रंजना जी बहू की बात सुनकर घुटनों पर हाथ रखते हुए उठी और रसोई में जाकर सब्जी चढ़ाने लगी तो डिब्बे में एक बूंद भी तेल नहीं था। ये बात उन्होंने कविता को बताई, मगर वो भूल गई थी। साथ ही साथ दूध भी फट गया था। अब रात को इस वक्त बाजार भी बंद हो गया होगा। वह कविता से बोली तो पहले तो कविता उन पर बिगड़ गई, लेकिन उनकी याद दिलाते ही बोली, तो पड़ोस से मांग लाइए। रंजना जी 2-3 के घर गई, किसी ने भी उधार नहीं दिया। यदि आप किसी को नहीं देंगे तो आपको दूसरा फिर क्यों देगा? तो वो वापस आ गई। फिर उन्हें जानकी देवी की याद आई। झट से उनके घर गई। जानकी देवी तेल दूध दोनों देते हुए बोली, मदद की ज़रूरत तो राजा को भी पड़ सकती है, मगर आपकी बहू पता नहीं कि आपको लेन देन से मना करती है। रंजना जी कुछ नहीं बोली, मगर उनके पीछे कविता, जो स्वयं भी मांगने आई थी, यह सुनकर वो आत्मग्लानि से भर गई। तभी रंजना जी बोली, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं ही लोगों को देकर भूल जाती हूँ, बस इसलिए बहू मुझे सुनाती है, वरना ऐसे तो रंजना जी के पति उनके लिए काफ़ी संपत्ति छोड़कर गए थे, ताकि उन्हें भविष्य में किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। फिर भी बहू उनसे बुढ़ापे के कारण 4 कदम दूरी बनाए रखती थी। बढ़ती उम्र और बेटे बहू का व्यवहार देखकर रंजना जी ने एक दिन अपने सभी बेटों को बुलाया। वो बोली, मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम सब लोग। मेरी अब उम्र हो गई है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, ना ही अब मुझसे किसी के घर के काम की देखभाल होती है। अपने घर को खुद संभालो या कोई काम वाली लगा लो। अब तक मैं तुम लोगों की सारी बातें सुनकर इसलिए चुप रही कि घर में शांति बनी रहे, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी गरीबों में दान कर दूंगी। तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब सब दान करके मैं किसी में आश्रम में चली जाऊंगी और 10 तोला सोना जो मेरे पास है वह भी किसी गरीब की बिटिया की शादी में दान दे दूंगी। माँ की बात सुनकर तीनों बेटे बहू अचंभित रह गई। इतनी सारी प्रॉपर्टी और 10 तोले सोना, तीनों बेटे को सुनते ही तारे दिखने लगे। अरे कुछ नहीं तो एक एक बेटे के हिस्से में खेत का एक टुकड़ा ही आ जाता, जिसकी कीमत लाखों में थी। वो घर माँ का सोना वो अलग लाखों के थे। फिर ऐसे कैसे बेटे इतनी आसानी से हाथ से जाने देते? आखिर सौदा उनके फायदा का था। हाँ, इस सौदे में एक नुकसान था कि उन्हें अब इस बुढ़िया की सेवा पानी करनी पड़ेगी। जैसा वो बोलेगी वैसा करना पड़ेगा। इस खबर से पहले तक तो इनके बेटे बहू को इतना भरोसा था कि ये संपत्ति माँ के मरने के बाद उनकी होने वाली है, इसलिए उन्होंने रंजना जी की कभी अहमियत नहीं समझी।
और उन्हें बारी बारी से अपने घर की नौकरानी बनाकर रखा था। बेटे बहू सोचने पर मजबूर हो गई कि वो तो अकेली भी मस्त रह सकती हैं। इतना पैसा है कि उनका आराम से गुजारा हो जाएगा। पर अब तो मामला बेटे बहू के विपरीत जा रहा था। इसलिए बिना एक पल की देरी किए छोटा बेटा रजत झट से बोल पड़ा, माँ सटिया गई हो क्या? अरे जिसके 3 बेटे बहू हों वो आश्रम जाने की बात क्यों कर रही है? ये शोभा देता है क्या? माँ आपको हम तीनों के रहते आप ये कैसी बातें बोल रही हैं? क्यों बड़े भैया, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? छोटे की बात सुनकर दोनों बड़े बेटे भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, अरे 100 आना ठीक कहा कि हम सबके होते हुए माँ आश्रम में कैसे जा सकती है? लोग समाज में हम पर हंसेंगे, कहेंगे 3-3 बेटों के होते हुए माँ वृद्धा आश्रम में है। अरे तुम लोग क्या बोलती हो? हाँ माँ जी, सही कह रहे हैं दिशा के पापा, हम सबके होते हुए आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम सब मर गए हैं क्या जो तुमने आश्रम जाने का फैसला कर लिया है? इतना कहकर तीनों बेटे बहू आपस में ही गिटर पिटर करने लगी। और फिर मंझला बेटा बोला, अब तय रहा माँ, हम सबके पास 4-4 महीने रहेंगी और तीनों बहू तुम्हारी सेवा करेंगी। ठीक है माँ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर बेटी की बात सुनकर रंजना जी बोली, सोच लो, अगर मुझे ज़रा भी कोई परेशानी हुई तो मैं सब संपत्ति दान करके, फिर मत कहना कि माँ ने कुछ नहीं दिया। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कहते हैं ना। और यह संपत्ति क्या लगा रखी है? हमें तो आपसे प्रेम है, इस संपत्ति से नहीं। अरे क्या बोलती हो, ज़रा इधर आओ और कुछ बोलो। तीनों बेटी की पत्नी रंजना जी के पास आकर बैठ गई। सच तो कह रहे हैं माँ जी, रिंकू के पापा, हमें तो सिर्फ आपसे प्रेम है, आपकी संपत्ति से थोड़ी ना। ठीक है, तो आज से माँ हमारे साथ रहेंगी, फिर आपके पास, फिर रजत के पास। बड़े बेटे ने सारी बात पक्की कर दी और फिर अपने अपने काम पर लौट गए। सबके जाते ही रंजना जी मन ही मन मुस्कुरा उठी और अपनी डिब्बी से पान सुपारी खाते हुए मन ही मन बुदबुदाने लगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसे तो मैं सब पर बोझ थी, और अब जो संपत्ति की बात आई तो सबके सब अपने अपने रंग बदलने लगे और गिरगिट से मीठी छुरी बन गए। फिर पान चबाते चबाते बुदबुदाई, तुम भी देख लो, समझ लो हम भी सास हैं सास, ना कम ना ज़्यादा संपत्ति चाहिए, पर संपत्ति बिना सबकी चाहिए। तो मैं भी कम नहीं तुमसे, मैं भी अब 1.25 शेर बनकर रहूंगी। और फिर मुस्कुराते हुए मन में बोली, अब तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी और सेवा भी भरपूर करवाऊंगी। रंजना जी मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी। अब तो रंजना जी के सुख के दिन शुरू हो गए थे। सभी बेटे बहू अपनी अपनी पारी में रंजना जी की जमकर खातिरदारी करती। हर चीज रंजना जी से पूछ पूछ कर होने लगी। समय से उनका मनपसंद खाना बनने लगा, हाथ पर तेल मालिश होने लगी और सभी सुविधा का ध्यान रखा जाने लगा था। बेटे भी आते जाते माँ के पास तो घड़ी बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। और जब इन सब से समय मिलता है तो वो अपने मोबाइल में यूट्यूब लगाकर कुछ न कुछ देखती रहती। मतलब रंजना जी के ठाट बाट हो गए थे। वह भले ही 60 के दौर की थी, पर शौक आज के ज़माने के पूरे हो रहे थे। और यह सब हो रहा था उनके स्वर्गीय पति के कारण। अगर उन्होंने इतनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम नहीं की होती तो रंजना जी की हालत भी आज के दौर में चल रही उनकी उम्र की महिलाओं की तरह होती। साल
दर साल गुजरते जा रहे थे और रंजना जी उस दुनिया से जाने के लिए टस से मस नहीं हो रही थी। उल्टा अच्छा खान पान, तेल मालिश से वो और भी ज़्यादा स्वस्थ हो गई थी। 3 साल तक इसी तरह से बेटे बहू रंजना जी के कटु स्वभाव और व्यवहार को बर्दाश्त किए जा रहे, इस उम्मीद पर कि माँ जल्द से जल्द स्वर्ग सिधार जाएगी। पर अब तो वो थोड़े थोड़े उनसे उबने लगे थे, पर संपत्ति कम हो उन्हें सब सुनने और करने पर बस मजबूर कर रही थी। एक दिन रंजना जी सोई तो सोए की सोए ही रह गई। अब तो उनके जाने का गम कम और खुशी ज़्यादा झलक रही थी। सभी बेटे के चेहरे पर खुशी थी। अब माँ की पोटली खुलने वाली थी जिस पर रंजना जी के ताले लगे हुए थे। सारी क्रियाकर्म होने के बाद वह बक्सा खोला गया, क्योंकि अपने जीते जी तो रंजना जी ने उसकी चाबी अपने पास से हटाने ही नहीं दी। बक्सा खुलने के बाद जब उसके अंदर का सामान निकला तो सबकी आंखों से बड़े बड़े खून के आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उसमें ना तो कोई 10 तोला सोना था और ना ही कोई जमीन जायदाद के पेपर थे। बस एक घर के कागज थे जिसमें रंजना जी रहती आई थी, जिसकी कीमत मुश्किल से 6 या 7 लाख होगी। ये सब देखकर बहू गुस्से से अपनी मरी हुई सास को कोसने लगी। जाते जाते भी बुढ़िया चालाकी कर गई और सेवा भी करवा ली। सब कुछ तो पहले ही दूसरों पर लुटा गई, क्योंकि वह पहले ही सब कुछ अपना एक ट्रस्ट को देकर चली गई थी। यह बात घर में किसी को भी पता नहीं थी। रंजना जी को ये बात पता थी कि लोगों को कैसे सबक सिखाना है, और वो सिखा भी गई। दोस्तों, माँ बाप को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ज़मीन जायदाद चाहिए तो उनकी सेवा भी दिल से करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।